हमारी धरती, जिस धरती पर हम रहते हैं दोस्तों, क्या आपको पता है पूरे ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। हमारा सूरज भी पूरे ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हमारा ब्रह्मांड इतना ज़्यादा विशाल और इतना अनंत है जिसके बारे में हम ना ही तो कल्पना कर सकते हैं और ना ही इस पूरे ब्रह्मांड के आखिरी छोर का पता लगा सकते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में अरबों तारे पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोच के देखा है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, हमारी धरती है, हमारा सोलर सिस्टम है और हमारा सूरज है, आखिर इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? हालांकि आज के समय में साइंस की इतनी ज़्यादा तरक्की होने पर और आज के आधुनिक युग के होने पर भी हमने अपनी धरती के रहस्य को नहीं सुलझाया है। कुछ ऐसे रहस्य हमारी धरती पर मौजूद हैं जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अंतरिक्ष के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और ब्रह्मांड के बहुत से अनसुलझे रहस्यों का पता लगा रहे हैं। अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटा है। एक तो विजुअल यूनिवर्स और दूसरा है इनविजिबल यूनिवर्स। हालांकि आज के समय में हम हबल टेलीस्कोप की मदद से विजुअल यूनिवर्स को देख सकते हैं, जिसमें ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, पार्टिकल्स और मैटर और साथ ही साथ गैसेस के अणु और वो चीज़ जो ब्रह्मांड में मौजूद है। और साथ ही साथ हमारा घर यानी कि धरती भी इसमें शामिल है। और इनविजिबल यूनिवर्स वो ब्रह्मांड है जिसके बाहर हम ना ही तो देख सकते हैं और ना ही पता लगा सकते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम किसी दूसरे एपिसोड में जानेंगे। सन 1929 में एडविन हबल ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड अब फैल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि एक समय ऐसा भी होगा कि ये सारी गैलेक्सीज, ये सारा ब्रह्मांड एक जगह पर यानी कि एक बिंदु में मौजूद होंगी, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, जो कि आज के समय में हमारे बीच नहीं है दोस्तों, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाई थी और बिग बैंग थ्योरी को हमें अच्छे से समझाया था। और साथ ही साथ जॉर्ज हेनरी, जो कि एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लियोवेन में एक खगोलीयविद और भौतिकी के प्रोफेसर थे दोस्तों, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को प्रस्तावित किया था। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को आसानी से समझने के लिए हमें आज से तकरीबन 15 अरब साल पीछे जाना होगा। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 15 अरब साल पहले हमारा अंतरिक्ष सिर्फ एक बिंदु में समाया हुआ था। यानी कि उस समय हमारे ब्रह्मांड में अंधकार छाया हुआ था। जब सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में था तब समय भी एग्जिस्ट नहीं करता था दोस्तों। ये बिंदु इतना ज़्यादा छोटा था कि इसे देख पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और 13.5 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड के सभी अणु और परमाणु एक दूसरे के पास थे। यानी कि आज जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था दोस्तों। उस समय वो बिंदु काफ़ी ज़्यादा घनत्व वाला था और उसका तापमान भी काफ़ी अधिक था दोस्तों। इस समय फिजिक्स के कोई भी नियम काम नहीं करते थे दोस्तों। देखते देखते इस बिंदु का तापमान काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ने लगा और तापमान के काफ़ी अधिक बढ़ जाने से इस बिंदु में विस्फोट हो गया। और इसी विस्फोट के बाद हमारे ब्रह्मांड की रचना होना शुरू हो गई, जिससे कि हमारा ब्रह्मांड यहीं से ही बनना शुरू हुआ दोस्तों। विस्फोट के बाद 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड फैल गया था दोस्तों। देखते देखते इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और उसके बाद से इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाने लगा। और इस बिग बैंग विस्फोट के बाद जो हमारे ब्रह्मांड में तापमान उत्पन्न हुआ वो कुछ इस तरह था। और ब्रह्मांड के इतने बड़े और इतने ज़्यादा तापमान का हिसाब लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इस विस्फोट के बाद हमारे ब्रह्मांड में जो एनर्जी उत्पन्न हुई वो हमारी कल्पना से भी परे थी। विस्फोट के तुरंत बाद समय भी अपने अस्तित्व में आ चुका था और उसके बाद अंतरिक्ष में गैस के बादल फैल गए, जिसके कारण हमारे अंतरिक्ष में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। और ये इसी तरह ही लाखों सालों तक अंतरिक्ष में फैलती रही और ऊर्जा के करोड़ों सालों के प्रोसेस में
मैटर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में हुआ, जिसे हम एटम भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। इससे दो तरह की चीज़ें बनी थी, जिसमें एक था मैटर, ये वो परमाणु जिससे कि आधी दुनिया का जन्म हुआ था, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो कि मैटर का अपोजिट है। और अगर देखा जाए तो मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। पर किस्मत से हमारे ब्रह्मांड में मैटर ज़्यादा था और एंटी मैटर कम था, जिससे कि आखिर में मैटर का गोला बच गया, क्योंकि मैटर को ख़त्म करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, और उस मैटर के गोले में ब्लास्ट हो गया। और इसी विस्फोट के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आने वाला था। और उस गोले के ब्लास्ट के बाद सारे ब्रह्मांड का तापमान अचानक से ठंडा हो गया, और उसके बाद हमारे ब्रह्मांड में सभी परमाणु आपस में मिलने लगे, और उसके बाद हाइड्रोजन का जन्म हुआ, जो कि ब्रह्मांड का पहला अणु था। हाइड्रोजन के इन्हीं परमाणुओं में एक फोर्स काम करने लगी। ये फोर्स कोई और नहीं, हमारी गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, और इन परमाणु को इन्हीं की ग्रेविटी लगातार दबा रही थी। 300 करोड़ साल बाद जब इनकी ग्रेविटी का दबाव काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गया, जिससे कि इन परमाणुओं का तापमान 17 लाख डिग्री तक पहुंच गया, जिससे हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराने लगे, और इनके टकरा जाने से एक नए तत्व का जन्म हुआ, जो कि हीलियम था। और हीलियम से इतनी ऊर्जा निकलने लगी जिससे कि ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगा। और इसी तरह ही ब्रह्मांड में ये सभी परमाणु आपस में मिल जाते थे तो वहाँ का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। और जब परमाणु के आपस में मिलने से एक जगह पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, तो उस स्थान पर कुछ ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, उसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और उसके बाद उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली जिससे कि हमारे ब्रह्मांड में तारों का जन्म होना शुरू हुआ था, और इन्हीं तारों में कुछ लाख साल बाद भयानक विस्फोट आरंभ हो गए, जिसे सुपरनोवा विस्फोट भी कहा जाता है। और उसके बाद नए तारों का जन्म हुआ। उनमें से एक तारा हमारा भी था, जो कि हमारा सूरज था। और इसी तरह ही शुरुआत में हमारे ब्रह्मांड में 200-300 तारे बने, और इसी तरह ही लाखों सालों बाद करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। ये वही तारे हैं जो रात के समय में आप आसमान में देखते हो। दोस्तों, एक बार फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे आपस में ग्रुप्स बनाकर रहने लगे, और इसी तरह लाखों अरबों तारे मिलकर ब्रह्मांड में गैलेक्सीज का निर्माण करने लगे। दोस्तों, इसी तरह ही लाखों अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ, और उनमें से एक गैलेक्सी थी द मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी अपनी गैलेक्सी थी, जिसमें हमारे प्लैनेट का भी निर्माण होने वाला था। हमारी गैलेक्सी में बहुत से धूल के कण मौजूद थे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आपस में मिलने लगे, जिससे बहुत सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। और इसी तरह ही हमारी सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमारी सूरज के आसपास गैस और धूल के कण के बादल चक्कर लगाने लगे, और ये प्रोसेस लगभग 100 करोड़ सालों तक चलती रही, जिसमें ये धूल के कण के बादल आपस में मिलने लगे, जिससे कि बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉयड का जन्म हुआ। ये एस्ट्रॉयड आपस में मिलने लगे, जिससे कि हमारे सौरमंडल का निर्माण होने लगा, और सौरमंडल में सभी ग्रह बनने लगे, जिसमें हमारी धरती भी शामिल थी। उस समय हमारी धरती ऐसी नहीं थी जैसे कि आज के समय में है। उस समय हमारी धरती आग के गोले के रूप में मौजूद थी। अभी हमारी धरती निकली ही थी कि हमारी धरती से मंगल ग्रह से भी बड़ा 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बड़ा एस्ट्रॉयड टकरा गया, जिससे कि हमारी धरती आधी मुड़ भी गई थी, और हमारी धरती का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में चले गया, जो कि हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, और इसी की वजह से वो हमारी धरती का चक्कर लगाने लगा। धरती का चक्कर लगाता हुआ ये आग का गोला हमारा चांद बनने वाला था। कई लाखों सालों बाद हमारी धरती और हमारा चांद का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। हमारी धरती पर गर्म लावे होने की वजह से इसकी वाष्प हमारी धरती के वायुमंडल में इकट्ठा होने लगी, और कुछ सालों बाद यही वाष्प हमारी धरती पर बारिश के रूप में बरसने लगी, और इसी तरह ही हमारी धरती का तापमान सामान्य रूप से हो गया,
और हमारी धरती पर जीवन पनपना शुरू हो गया। हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में ना जाने कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं और क्या पता हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद हैं और इनमें से किसी गैलेक्सी में हो सकता है कि हमारे प्लैनेट की तरह ही वहाँ पर किसी प्लैनेट में जीवन पनप रहा हो और हमारे प्लैनेट की तरह वहाँ पर भी कोई सभ्यता यानी कि कोई एलियंस प्रजाति वहाँ पर निवास कर रही हो और हो सकता है वो हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि कोई नहीं जानता कि एलियंस हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है या नहीं और ये हमसे कितनी दूर मौजूद हैं। दोस्तों क्या पता हम इन्हें फ्यूचर में ढूंढ ले या फिर ये एलियंस हमें ढूंढ ले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए